और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एजीआर भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और एजीआर भुगतान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया गया है। जी हां, इस वक्त की ताजा और सबसे बड़ी खबर एजीआर भुगतान के ऊपर आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। 10 साल का वक्त दिया गया है। हालांकि डीओटी ने 20 साल की मांग की थी कि 20 साल का वक्त दिया जाए टेलीकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी और फिर जो कुछ बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी उन्होंने कहा था कि कम से कम 15 साल का वक्त तो मिले। लेकिन इन सब के बीच बड़ा फैसला इस वक्त ये आया है कि 10 साल का वक्त एजीआर भुगतान के लिए दिया गया है। इसके क्या मायने हैं, क्या इंपैक्ट होगा, डिटेल में समझाने के लिए हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, बड़ी खबर, 10 साल का वक्त टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए दिया गया है। इसका क्या मतलब समझा जाए, राहत है या मुश्किल बढ़ेगी? बड़ी खबर है मृत्युंजय, और इसको न्यूट्रल से थोड़ा बुरा मानना चाहिए क्योंकि कंपनीज जो उनका बेस्ट केस सिनेरियो था और जो डीओटी ने भी कहा था कि 20 साल दिए जाने हैं, 20 साल नहीं दिए गया। फिर कंपनीज ने कहा कि 15 साल चलेंगे, 12 से 15 साल का टाइम लिमिट कंपनीज ने भी मांगा था और वोडाफोन आइडिया ने भी कहा था कि 15 साल ठीक रहेंगे। उसके मुकाबले देखें तो 10 साल दिए गए हैं। तो एक तरह से न्यूट्रल है या थोड़ा सा आप नेगेटिव कह सकते हैं इस खबर को। हालांकि फाइनली अब एक क्लैरिटी आ गई है कि ये ड्यूज क्या देने हैं। साथ ही कहा गया है कि 10% ऑफ ड्यूज 31 अक्टूबर तक देने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ही सबसे ज्यादा ड्यूज हैं इस समय। अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है वो काफी बड़ा है इस समय और उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफी परेशानी उन्हें हो सकती है। कुल 50,000 करोड़ का बकाया बाकी है। तो अगर 31 अक्टूबर तक उन्हें देना है 10%, इसका तो 5,000 करोड़ आने वाले 2 महीने में देने पड़ेंगे। तो वोडाफोन आइडिया पे आप नेगेटिव इंपैक्ट देख रहे हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन में रिलायंस और भारतीय एयरटेल हैं। तो वहां से देखें तो उन दोनों के लिए राहत है और इसलिए हम एयरटेल के स्टॉक में अभी स्पाइक भी आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक तकरीबन 10% गिरा है इस खबर आने के बाद। पर एक तरह से एक क्लैरिटी आ गई है फाइनली कि अब कितनी टाइम लिमिट होने वाली है। कंपनीज को इससे ज्यादा समय चाहिए था तो कंपनीज ने 15 साल बोला था कि कंफर्टेबल है, 20 साल चाहिए था, 15 साल उनके लिए कंफर्टेबल था, 12 साल के लिए भी अग्री हो गए। पर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 10 साल ही मिले हैं। बग्गा साहब हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, क्लैरिटी तो आ गई है कि चलिए अब 10 साल में आपको पूरा बकाया करना है एजीआर का, पर 10 साल काफी रहेगा स्पेशली वोडाफोन आइडिया के लिए जिसका 50,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है इस समय। देखिए दीप, अब कंपनीज को, ये सुनील मित्तल साहब ने भी कहा है कि कंपनीज को पैसा लाना पड़ेगा, इक्विटी जुटानी पड़ेगी। भारती ने तो काफी हद तक पैसे रेस किए। जियो ने ऑलरेडी इतना बड़ा वॉर चेस्ट क्लियर किया है। तो टेलीकॉम में रहना है तो प्रोमोटर्स को जरूर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि हम डेट पे ही ये कंपनियां चलाएंगे। इसका जो डिसीजन आया दीप, इसमें मेन थिंग क्या है कि बैंक्स के लिए राहत है क्योंकि अगर ये बैंक्स ये कंपनियों को बोलते आप अभी चुकाइए और कंपनियां कहते हम नहीं चुका पाते, डिफॉल्ट में आ जाते, तो बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स पे सबसे बड़ा असर होता। तो उनके लिए राहत है। 10 साल की अवधि इनकी उम्मीद के सामने कम है, बट ये तो सब मांगेंगे तो आसमान मांग लेंगे। 10 साल बहुत टाइम है। और अगर जैसे सुनील मित्तल साहब ने भी कहा है कि अगर एजीआर ये आरपू अगर 250 से 300 पहुंचता है तो ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां हो सकती हैं। तो ये एक स्टेप है दीप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि किस तरह से कीमतें बढ़ाई जाए। वोडाफोन को देखना पड़ेगा जिस तरह से अभी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है या बैंक्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि स्ट्रीट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बट मैं इसको वेलकम करूंगा कि 10 साल की अवधि दी गई है। अब देखना है कि जो इंसॉल्वेंसी था उनका कंपनीज पे क्या डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, और ये 10 साल में इंटरेस्ट का क्या बात है ये जरूर देखना पड़ेगा। ये 3-4 पहलू जजमेंट में देखने पड़ेंगे, बट ओवरऑल मैं कहूंगा क्लैरिटी देती है ये जजमेंट पूरे सेक्टर को, और यहां से एटलीस्ट जो मार्केट लीडर्स हैं वो तो अच्छा ही करेंगे।
बिल्कुल, तो मार्केट लीडर्स के लिए अच्छी खबर है और हम देख भी रहे हैं कि एक शार्प रिएक्शन आया है भारतीय एयरटेल पर। स्टॉक अब तकरीबन 5% ऊपर है। वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है और साथ ही हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यहां पर भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। जेएन गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगत साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और सवाल है मेरा आपके लिए, पर जेएन गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता साहब, 2-3 और डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। एक तो कि 31 अक्टूबर 2020 यानी कि आने वाले 2 महीने में 10% बकाया आपको देना पड़ेगा। 10% ऑफ ड्यूज 31 अक्टूबर तक आपको क्लियर करने हैं जो पेंडिंग ड्यूज हैं। उसके अलावा हर साल 7 फरवरी तक आपको इंस्टॉलमेंट्स करनी पड़ेंगी और हर एमडी और हर चेयरमैन, टेलीकॉम कंपनीज के हर एमडी चेयरमैन को एक एफिडेविट भी फाइल करना पड़ेगा ताकि ये एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल हो जाए, वरना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। तो कहीं ना कहीं एक सेफगार्ड आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब जो है ड्यूज पेमेंट में, ड्यूज क्लैरिटी में कोई और आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनिल जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं भगत साहब की बात से एग्री करता हूं कि इसमें क्लैरिटी आ रही है, लेकिन इसमें मेरे तो कई पॉइंट्स हैं। मुझे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ये जो इतनी सिचुएशन आई है ये कैसे आई है। इसका सीधा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस है वो इतना लंबा होता है कि जो बीमारी जो शुरू होती है वो जब थर्ड और टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाती है तब डिसीजन होता है। ये एजीआर वाला केस लगभग 15-16 साल से अदालतों के चक्कर खा रहा है और ये जब इतना बड़ा हो गया कि अजगर की तरह बड़ा हो गया तब डिसीजन हुआ। अगर आज से ये 10 साल पहले ये क्लैरिटी हो जाती तो किसी भी कंपनी को तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए ये तो चलिए हो गया, लेकिन आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को, हमारे लीगल सिस्टम को ये देखना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी जजमेंट हो वो फास्ट हो, नहीं तो परेशानी सबको हो जाती है। इस केस में अगर मान लीजिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि वोडाफोन को ज्यादा तकलीफ होगी, वो कहीं ना कहीं से पैसा जुटा लेंगे और हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सिर्फ 2 कंपनी बचती तो ये कंज्यूमर के लिए बिल्कुल फायदे की चीज नहीं होती। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आज देखिए जो मार्केट की हालत है, जो टेलीकॉम कंपनी की हालत है, ये जो हालत आई कैसे आई। एक तो सबने ये सोचा कि सरकार का पैसा है, नहीं देना है, देखी जाएगी, तो ये माइंडसेट कंपनी की तरफ से भी है। अगर रहा ये 10% पैसा देने की बात, तो वो तो ये कंपनियां जुटा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एफिडेविट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे एक इश्यू ये है कि जो भी आदमी होता है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है। जी गुप्ता जी, बिल्कुल सर, और यही बात जो बड़ी बात हुई है कि अब पेमेंट को लेकर क्लैरिटी है, कोई भी डबल मीनिंग नहीं रहेगा या इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगी। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सर, बड़ी खबर 2-3 है कि एक तो 10 साल दिया गया है, कंपनीज 12 से 15 साल के लिए होपफुल थी, 10 साल दिए गए हैं। दूसरा, 31 मार्च तक आपको 10% क्लियर करना है और फिर हर साल 7 फरवरी तक पेमेंट करना पड़ेगा। चेयरमैन एंड एमडी टेलीकॉम कंपनीज को, उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा पेमेंट के लिए, वरना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी। तो सर 10 साल एक डिसअपॉइंटमेंट देखना चाहिए या फिर एक न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए जो टाइम लिमिट दी गई है? न्यूट्रल से हल्की नेगेटिव, वो इस लिहाज से कि देखिए हो सकता है कुछ टेलीकॉम कंपनियों में आप फिर इससे पहले सीईओज, एमडीज इनके रेजिग्नेशन होते हुए देखें, क्योंकि अगर आपको पर्सनल लेवल पर यह समझा जाए कि अगर कंपनी नहीं दे पाई और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाए, देखिए 3 चीजें हैं। पहला, समय जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिला है। दूसरा, 10% का इमीडिएट पेमेंट, और तीसरा 10 साल में बाकी का पेमेंट, और वो भी तब जबकि आपकी एक तरह से जवाबदारी होगी कंपनी के एमडी वगैरह की। तो ये तीनों ही लिहाज से अगर आप देखें तो टेलीकॉम कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल आइडिया के लिए सबसे ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय एयरटेल चूंकि ज्यादातर पेमेंट कर चुका है और उनको पेमेंट करने में आगे दिक्कत आएगी भी नहीं, उनके लिए ठीक है। बैंक्स के लिए ठीक है कि अब इसे आप बैंक्स के लिए दोनों तरीके से मान सकते हैं। अब देखना ही होगा कि आइडिया का रिएक्शन इस पर क्या आता है, वोडाफोन आइडिया का, क्या कि वो इसे स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अगर वोडाफोन आइडिया अपनी कमर कस ले कहे कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्थिर आंकों पर और हम इसे पूरा पालन करने की जी तोड़ कोशिश करेंगे और पेमेंट देंगे, तब तो ये बैंक्स के लिए अच्छा है। और अगर वो उनका ये स्टेटमेंट आए कि नहीं हमसे ना हो पाएगा,
तब तो फिर मामला मुश्किल है। तो दीप, ये आइडिया की तरफ का रेस्पॉन्स ये काफी हद तक आइडिया और बैंक्स के लिए डिसाइड करेगा। फिलहाल तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि जो डिसीजन आया है, जो वर्डिक्ट आया है, वो आइडिया के लिए मुश्किल भरा है। वीके शर्मा साहब हमारे साथ हैं, एक राय उनकी भी ले लें। शर्मा साहब, अब तक जो बातें निकल कर आई है इस पूरे फैसले में, कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत ही कंज्यूमर के लिए बहुत ही खराब जजमेंट है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो समय मांगा गया था 15 से 20 साल का, वो नहीं दिया गया है और 10 साल दे दिया गया है और ऊपर से 10% अभी तो वगैरह वगैरह, तो ये साफ तौर पे कही जा रही है चीज कि भैया अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो बाहर हो जाइए। तो ऐसे वक्त में जैसे आपने बताया कि अगर वो कमर कस लेते हैं तो अलग बात है, पर ऐसा अभी दिक्कत लगती है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो लाइसेंस था वो तो आपके पास था, आप उसको आराम से टाइम दे सकते थे, एनुअल पेमेंट का दे सकते थे और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा था। अब ये चीज कुल मिला के 2 कंपनियां बच गई, उनमें से एक तो बहुत आगे निकल गई रिलायंस और दूसरी जो है भारती वो पीछे पीछे आएगी। ऊपर से ये जो इनको जो कहा भी नहीं गया कि रिलायंस जो आप यूज कर रहे हैं वो आप पे करो, जो पहले आरकॉम का होता था, तो ये भी एक इनजस्टिस जैसी चीज लगती है। तो ये मतलब मार्केट लिहाज से खराब है और रिलायंस के लिए सबसे अच्छा है, वोडाफोन के लिए बिल्कुल खराब है और भारतीय एयरटेल के लिए सो है। वो बच जाएगा वो अलग बात है और बचा हुआ आदमी कल को लड़ सकता है, यही बात है। तो कुल मिला के कंज्यूमर की दृष्टि से एज ए कंज्यूमर भी देखता हूँ बहुत ही खराब है। तो ये पहली नजर में आपका व्यू है। आइए संजीव भसीन साहब हमारे साथ हैं, आईएफएल वो वेल्थ मैनेजमेंट से। भसीन साहब, आपका भी स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस जजमेंट को और क्या इम्पैक्ट मार्केट, बैंक्स और टेलीकॉम कंपनियों पर आपके लिहाज से होना चाहिए? नहीं, मैंने पूरी जजमेंट नहीं देखी, मैंने यही देखा कि 10 साल का उनको पीरियड दिया गया है और मुझे लगता है ग्रेस है और वो आपको पता है कि कितना डेट था और कितना बर्डन था। तो भारती विल बी अ क्लियर विनर और मुझे लगता है कि टेलीकॉम विल बी अगेन, तो जो ये अटकली थी, आई थिंक फॉर भारती इट विल बी द क्लियर विनर। ऑन बैंक्स आई एम नॉट सो नेगेटिव, आई थिंक ये जो बैंक्स में जो फॉल आई इट्स मोर टू डू विद द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द मॉरिटोरियम और द इंटरेस्ट, उसमें भी मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय बैंक्स because the credit side on the growth side on bonds and the RBI जो अब वो कीन है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आए, तो मुझे बैंक्स पे काफी रिलीफ मिलता है। मुझे लगता है ये जजमेंट पॉजिटिवली ली जाएगी बाय द मार्केट एंड द क्लियर विनर्स विल बी रिलायंस एंड भारती। अच्छा, जो वसीम साहब, जो इस जजमेंट में एक और बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अभी 10% अपफ्रंट पेमेंट कर दीजिए, 10 साल में आप बाकी का पेमेंट धीरे धीरे कर दीजिए। लेकिन अगर इसमें आपको गारंटी देनी होगी कि हाँ हम ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो एमडी, सीईओ जो भी हैं उनकी तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कि आपने कोर्ट की अवमानना की अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो। क्या ये थोड़ा हार्श नहीं है और ऐसी सिचुएशन में क्या आइडिया बच पाएगा? नहीं, मुझे लगता है सर वो ऑन द फेस ऑफ इट जो लैंग्वेज है वो हार्श लगती है। द कोर्ट इज लीनियंट और उन्होंने एक आपको ये बताया कि आपकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड शेयर होल्डर्स, टुवर्ड द सिस्टम, बट आप ये लेके चलिए भारती ने अपफ्रंट, आइडिया वोडाफोन ने अपफ्रंट भी तो काफी पैसा दिया है। मिस्टर कुमारमंगलम हैज डीप पॉकेट्स, उन्होंने बाकी पैसे भी अपने एजीआर के ड्यूज के पार्ट दिए है, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी। साथ में अनिल जी और मिसिंग द की, सुनील भारती मित्तल कहते हैं कि यूएस में $20 और $30 है, यहाँ $5 भी नहीं आप चार्ज करते, तो आप क्या बात करते हो? 152 रुपए का आरपीयू नहीं रहेगा, आरपीयू हो जाएगा 250 रुपए। और ये दीज पीपल विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक इन द नेक्स्ट 2 years बिकॉज योर डेटा इज द न्यू गोल्ड। आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या आपका डेटा का नया रिजर्व है। सो टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑन द फेस ऑफ इट। ये सब अच्छा बुरा लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत जैन को ₹1 से छोड़ दिया तो ये भी मुझे नहीं लगता इतनी डीप जाएगी। ठीक बात है। लेकिन जैन गुप्ता साहब से एक राय लेना चाहता हूं। गुप्ता साहब, अब क्या होगा? अब क्या टेलीकॉम कंपनियां, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, ऐसे कैसे मान जाएंगी कि आपका आदेश सर आंखों पर हम पालन करेंगे, या इसकी संभावना कम है, बोलेंगे वी आर मोर हैप्पी टू डिफॉल्ट, आज ही कर लें, जो काम आगे 10 साल में कभी न कभी होना ही है? क्या होगा क्या सर? देखिए, ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि कहना क्या होगा, लेकिन ये बहुत अनलाइकली है कि वोडाफोन सरेंडर कर देगा, बिकॉज
काफी पैसा स्टेक पे है। अगर वोडाफोन सरेंडर का मतलब है तो बैंकों का बहुत पैसा डूबना और प्रमोटर्स का पैसा डूबना और शेयर होल्डर्स का। वोडाफोन जो भी मेरे ख्याल में, देखिए अभी तक तो अनसर्टेनिटी थी, अब सर्टेनिटी आ गई तो किसी न किसी तरह इक्विटी जुटाएगा और जो अक्टूबर तक का पैसा है वो देगा और आगे 10 साल में करेगा। लेकिन सवाल मेरे में दो है। मैंने जैसे पहले बोला था कि हमारा लीगल सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। अब फिर देखिए कि क्या हुआ कि ये स्पेक्ट्रम बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के ऊपर छोड़ दिया है और एनसीएलटी के जजमेंट के बाद फिर कोई डिस्प्यूट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो जब मैटर अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास था, जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसको जजमेंट देना चाहिए था वंस एंड फाइनल, जिससे कि डिलीवर। अब क्या होगा, अगले साल 4-5 साल के लिए मामला फिर अटक गया कि स्पेक्ट्रम बेची जा सकती है कि नहीं बेची जा सकती है। पहले बात तो ये। दूसरी बात जो है ये एफिडेविट की बात है। देखिए जो कॉर्पोरेट में मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन होता है, ये एक एक्स ऑफिशियल पोजीशन होती है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं किसी कंपनी का, लेकिन कल मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहूंगा, आप हो जाओगे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एफिडेविट के हिसाब से किसकी लायबिलिटी बनती है। आज मैंने एफिडेविट दिया और मैं चला गया तो मेरे नौकरी छोड़ने के बाद मेरी लायबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। तो ये इशू बड़ा क्लैरिटी चाहिए। तीसरा ये है कि अब इसमें कोई कोर्ट में तो कोई सुनवाई हो नहीं सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। रिव्यू पिटीशन जनरली कुछ फाइल नहीं रखता अनलेस अनटिल कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है। आगे रहा, आगे जो फ्यूचर में है ये 5G बहुत बड़ा मामला होने वाला है, तो इसमें देखना है कि कौन विनर होता है। तीसरा है कि कहीं ना कहीं ये जो डिसरप्टिव प्राइसिंग है, जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक हम लोग डुओपोली की तरफ चले जाएंगे और वो जो कंज्यूमर है उनके लिए बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा। अभी आज तो लगता है कि ARPU कम है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन जहां देखिए 10-12 प्लेयर से 3 प्लेयर रह गए हैं, जहां 3 से 2 प्लेयर हुए उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे प्राइसिंग कितनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अभी जो 300-500 रुपए में फ्री भी सब दे रहे हैं सब बंद हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए वोडाफोन का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है जी। ओके, अब लेकिन हो पाएगा या नहीं है। हमारे साथ कॉर्पोरेट वकील पवन कुमार विजय साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पवन जी, ये बताइए कि क्या लगता है वोडाफोन आइडिया इस फैसले को मानेंगे या एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे? क्योंकि सरकार भी कमोबेश मन तो बना चुकी थी कि 20 साल का समय दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 साल का ही आया है। तो क्या एक रिव्यू पिटीशन फाइल होने की संभावना दिखती है? होगी तो क्या उसमें कुछ और बात बदल सकती है? कैसे देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखोगे तो उसका 10% शेयर डाउन हो गया तो वोडाफोन का, और वोडाफोन को उम्मीद थी कि जो बढ़ाए और इस समय उनकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि शायद ये 20 साल नहीं तो 15 साल तो 10 साल तक उनको टाइम दिया है, वो उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है इस रेट पे। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अभी सारे जो टेलीकॉम के सेक्टर में जो अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कम रेट का, वो रेट बढ़ जाएगा और उसकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं तो इनको मीट आउट करनी पड़ेगी। तो रिव्यू पिटीशन फाइल होगी। ओके, अब ये बताएं कि इस फैसले को देखने के बाद पवन जी आपको क्या लगता है, क्या 2 बड़ी कंपनियां रह जाएगी या तीसरी कंपनी की गुंजाइश बची है सर्वाइव करने की? देखिए, मैं JN गुप्ता जी के इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें कंपटीशन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दिया तो आप ये मान के चलो 2 प्लेयर के रहने पे कंपटीशन हो जाता है और दोनों की मोनोपोली हो जाएगी और उसके बाद सफर इन्वेस्टर जो कंज्यूमर करेगा। तो वोडाफोन का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को इसके लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग एनी कंपनी, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग कॉम्पिटिशन। तो जो कॉम्पिटिशन बेटर रहेगा तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और वोडाफोन और आइडिया को सेव करने के जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं लीगली, वो पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ पे कि कंट्री की बहुत जरूरत है। आप सड़क के बिना सर्वाइव कर सकते, मोबाइल के बिना नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे को इस पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं।
परफेक्ट, एकदम भाई सही बात की। शर्मा साहब, एक सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं मैं वीके शर्मा साहब से कि समझिए इस फैसले को देखने सुनने के बाद फर्ज करें कि आप वोडाफोन आइडिया के एमडी सीईओ हैं, आप कुर्सी पे बने रहेंगे या रिजाइन कर देंगे? वीके शर्मा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही या? अच्छा, शर्मा साहब को मैं फिर से कनेक्ट करूंगा, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी कह रहे थे, बग्गा साहब, उसी पर एक राय लेना चाहता हूं। अगर आरपू 250, 300, 350 रुपए पहुंचना है, राइट, तो फिर इसका मतलब तो ये कि इतना आरपू पहुंचने का मतलब तो क्लियर करने कि नुकसान तो कंज्यूमर का है। अगर दो प्लेयर ही बड़े रह गए तो कंज्यूमर का जो नुकसान है, शेयर होल्डर्स का फायदा हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि कंपनी को फायदा है, शेयर होल्डर्स का फायदा है, लेकिन कंज्यूमर के लिए नुकसान दिखता है आपको साफ साफ? हाँ जी, बिल्कुल। और अनिल जी, यही हम कहते हैं कि टेलीकॉम का कंज्यूमर होना बेनिफिशियल था, इन्वेस्टर होना बेनिफिशियल नहीं था। जिस तरह से वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुई इस सेक्टर में पिछले 10-12 सालों में, पिछले 1 साल में हमने देखा कि थोड़ा बहुत टर्न आया। और फिर ये रिलायंस जियो ने जिस तरह से पैकेज करके और अपने को एक डिसरप्टिव, एक इनोवेटिव कंपनी की तरह विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाया, तो एक ये गेम चेंजर हुआ। तो पोटेंशियल बहुत है, खर्चे बहुत है इस सेक्टर के, रेगुलेटरी इस पे ओवरहैंग बहुत है। अब ये देखिए, इस केस में सरकार ने कहा था हमें ठीक है अगर आप 20 साल की अवधि दे दें इनको देने को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको काट के 10 साल कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि विलिंगनेस है कि नहीं वोडाफोन के तौर पे, क्योंकि जो पहले बयान आए थे पब्लिक डिस्कोर्स में वोडाफोन के ग्लोबल सीईओ के हम नहीं डालना चाहते और पैसा, तो अगर वो होता है तो फिर 2 प्लेयर की सेक्टर हो जाता है। और टेलीकॉम एक बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे कोविड में हम सब जो घर से काम कर रहे हैं, आप शोज कर रहे हैं घर से, ये नहीं होता था अगर हमारा टेलीकॉम ना होता, ब्रॉडबैंड ना होता तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एविएशन में होता, ब्रॉडबैंड ना होता तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एविएशन में इतनी कंपनियां डूब गई हैं, टेलीकॉम में वो ऑलरेडी तो इतने डूब गए, 15-16 कंपनियां जो होती थी वो है ही नहीं, अब सब बैंकरप्ट हो गए, निकल गए। अब 3 कंपनियां रह गई हैं। तो सरकार को भी कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी। ऑलरेडी ये जो 2-3 साल की अवधि दी थी अनिल जी, ये रॉयल्टी पेमेंट्स पे, उस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनको ट्रीट करके कुछ ऑर्डिनेंस लाके ही राहत देनी पड़ेगी। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा बग्गा साहब, जब माफ कीजिएगा वीके शर्मा साहब, जब आप फोन पर कट गए तो मैं आपसे ये सवाल ले रहा था कि अगर फर्ज करें आप वोडाफोन आइडिया के एमडी सीईओ हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भाई आपको भुगतान के लिए अपनी गारंटी तो देनी पड़ेगी, साथ ही अगर नहीं हुआ टाइमली तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा, तो उसके बाद भी आप अगर नौकरी पे बने रहेंगे या फिर आप बोलेंगे छोड़ दो भाई, जाने दीजिए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं तो छोड़ देता हूं? आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया। मैं शेयर होल्डर तो जरूर हूं, लेकिन अगर मैं उस पोजीशन में होता तो मैं ये जरूर कहता कि भाई 10 साल तो आपने दिए हैं और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है और कहाँ पहुंचेगी 10 साल में। तो ये जब मेरे को एक मौका मिल गया है, मेरे को राहत है, तो पहले 10% जुटाने हैं और फिर मैं जुड़ जाऊंगा उस बंदे को लाने के लिए जो मेरे लिए पैसा लेके आएगा। तो पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, इक्विटी कोई कहीं से लाना पड़ेगा, भले ही वो प्राइवेट इक्विटी हो, कुछ भी हो, जिसको मैं अपना हिस्सा इस सेंस में दे सकूं जिससे मैं प्रॉफिट शेयर आगे चल के कर सकूं। तो आज जिंदा रहना जरूरी है और आगे चल के हमको जिससे कि बेनिफिट मिलेंगे। बिकॉज ये पक्की बात है, इंडिया आज से 10 साल के बाद कहीं का कहीं होगा और तब ये वो चीज उभर कर आती और मैं अपना स्टॉक ऑप्शन भी लूंगा, इस वक्त कस के लूंगा और बोलूंगा कि भी मुझे इसका फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं तो लड़ूंगा। मेरी किस्म ऐसी है कि मेरे को लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये चीज जो अक्सर समझ में नहीं आती है, जो मैं एक बेसिक चीज है कि जब टेलकोज मांग रहे थे 15 साल और सरकार कर रही थी 20 साल, तो आमतौर पर जो आदमी होते हैं उसके बीच का ये निकलता है। ये तो 10 साल हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खराब होगा। लेकिन मैं एज ए सीईओ मैं चाहूंगा कि मैं लड़ूं और अपने जो मैनेजमेंट मेरे पीछे है उनके तहत मैं उनको बोलूंगा
कि भैया ये पैसे जुटाइए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये जो रेवेन्यू हमारे सबसे लोएस्ट है और ये तो आगे चल के बढ़ेंगे ही, तो हमको किसी प्रकार से अपना तुरंत ये पैसा जुटा के जुट जाना चाहिए पार्टनर ढूंढने के लिए। ये हुई ना बात। शर्मा साहब, मैं इसी वजह से तो आपका फैन हूं कि वो दुम दबा के भागने वालों में आप नहीं है। आप एकदम सामने से सीना चौड़ा करके वे हाँ लड़ेंगे, काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात जी। अच्छा, एक चीज और है गुप्ता साहब, जिसपे जैन गुप्ता साहब से राय लेना चाहता हूं। सर देखिए, ये एक जो और मैं जो अगर सही समझ रहा हूं तो वो ये है कि जो भी आईबीसी के जो केसेस थे और उनसे किसी को स्पेक्ट्रम या कंपनियां ट्रांसफर हुई है, किसी ने खरीदी है, तो उसमें क्या ये क्लियर है कि जिन्होंने खरीदा है स्पेक्ट्रम या जिन्होंने कंपनियां या एसेट्स खरीदे उन्हें एजीआर का भुगतान नहीं देना पड़ेगा? ये क्लैरिटी है सर? देखिए, मैंने तो जजमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन जितना मैंने टीवी चैनल पे देखा है, लोगों ने सुना है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि बैंक्रप्सी वाले केसेस में स्पेक्ट्रम बेची जा सकती है या नहीं बेची जा सकती है। और ये मैंने पहले ही बोला था कि मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे खुद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे लटकाने वाला मामला है। क्योंकि एनसीएलटी खुद डिसीजन लेगा तो कंपनी फिर जाएंगी अगेंस्ट में, या बैंक जाएगा अगेंस्ट में, या गवर्नमेंट जाएगी अगेंस्ट में। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देता तो अगले 10 साल का झंझट मच जाता। अच्छा, तो पवन जी, इसी पर मैं आपसे भी राय लेना चाहता हूँ। जी हाँ, जो कह रहे हैं गुप्ता साहब, वो सही है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के पास रेफर कर दिया कि आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। तो क्या ये ठीक है, या एनसीएलटी में जाने से अभी भी वो क्लैरिटी है, वो आई नहीं है और अभी ये लटका ही रहेगा थोड़ा और समय तक? देखिए, एनसीएलटी इज नॉट ए एक्सपर्ट बॉडी फॉर डिसाइडिंग टेलीकॉम इश्यूज। एनसीएलटी इज डिसाइडिंग ऑन दी एसेट। ये जो इशू है, इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी का समावेश ज्यादा है कि आप जो स्पेक्ट्रम है उसकी सेल के लिए क्या डिसाइड करते हो। तो ये केवल एनसीएलटी का वो इशू नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देता तो बहुत अच्छा रहता। अभी क्या होगा, ये डिस्प्यूट में फंस जाएगा, क्योंकि एनसीएलटी डिसाइड करेगा, उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट हैं कि एजीआर का पेमेंट अगर मान लो कोई कंपनी लेता है तो वो उसको स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना पड़ेगा। उस पॉइंट पे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यूज करा है उसका, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी कंट्रोवर्शियल पॉइंट चल रहे हैं। अब वो एनसीएलटी के पास आ गया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉइंट इजीली सेटल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जाके वे सुप्रीम कोर्ट में ही जाके ये सेटल होगा। तो इससे अच्छा है सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला करके इनको दे देती तो अच्छा रहता, अदरवाइज ये मैटर लटक गया। बिल्कुल, आपने ये पॉइंट एकदम सही रेज किया। बसिन साहब से एक सवाल मैं जो लेना चाहता हूँ। बसिन साहब, आइडिया तो 15% नीचे, दूसरा नीचे का सर्किट लगा है। इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल, वो भी 8% नीचे। आज सुबह भारतीय इंफ्राटेल के बोर्ड ने इंडस टावर के साथ मर्जर को मंजूरी भी दी है, उसमें आइडिया की भी हिस्सेदारी है। तो क्या इंफ्राटेल के लिए ये नेगेटिव है जो गिरा हुआ है आइडिया या इंफ्राटेल? क्या यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या फिर यहां से दूर रहें और दिमाग सिर्फ रिलायंस और भारतीय एयरटेल की तरफ ही लगाएं? क्या होगी आपकी राय से? पहली बात तो एज ए डिस्क्लोजर, भारती हमारा एक सिप चल रहा है और हम बहुत पॉजिटिव हैं भारती पे। दूसरी बात, अनिल जी, 20 साल हो गए इस बात को, अब जाके कोर्ट ने फैसला किया है। द प्लेयर्स आर वेरी पावरफुल। ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है। दे आर जस्ट 3 प्लेयर्स इन द एंटायर कंट्री ऑफ 130 करोड़। लॉकडाउन ने आपको बता दिया कि नया सोना अगर कुछ है तो वो डेटा है, और मुझे पक्की उम्मीद है मिस्टर कुमारमंगलम विलियम विल बाउंस बैक। साथ में बैंक्स ने ऑलरेडी इसमें काफी प्रोविजनिंग की है, एंड दे आर गिविंग यू अ रेट्रोस्पेक्ट। एक डायरेक्टर के उसमें इट्स जस्ट अ वर्ड विच साउंड्स वी। मैं कह रहा हूँ प्रशांत भूषण को आपने ₹1 पे छोड़ दिया। द कोर्ट्स आर वेरी लीनियंट, दे लुक एट द फॉरवर्ड, बट दे वांट अकाउंटेबिलिटी। आई थिंक दिस इज अ गिवन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू गुड बैंक्स बिकॉज दिस इज ऑल बीइंग प्राइस्ड इन, और नेगेटिविटी इज ऑन द फेस ऑफ इट। सो यूज द इंट्राडे वॉलेटिलिटी टू बाय। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन भारती एज ए डिस्क्लोजर।
ओके, तो भारतीय में काफी बुलिश है, ये आपके लिए राय। और इस बीच वोडाफोन आइडिया में अब 20% का निचला सर्किट, हर 15 मिनट के बाद सर्किट फिल्टर में रियायत दी जाती है। वो कूल डाउन पीरियड होता है, एक सर्किट लगने के बाद पहला 10% का, फिर 5% का, फिर 5% का लगने के बाद 15 मिनट निकल गए, अब 20% का सर्किट लगा है। अगर 20% का सर्किट लगने के बाद और 15 मिनट निकलेंगे तो फिर 5% की लिमिट और खुलेगी। ये आपके लिए इस वक्त का साफ तौर पर आइडिया पर रिएक्शन जो आता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये डिसीजन बग्गा साहब टेलीकॉम स्पेस के लिए किस तरह से गेम चेंजर होगा, ये मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से बदलेगा ये पूरे टेलीकॉम स्पेस को हिंदुस्तान की, ये बताइए सर। नहीं, देखिए अनिल जी, अभी तो कंसर्न्स हैं क्योंकि ये डुओपोली हो जाती है। जैसे पहले वक्ता भी कह रहे थे कि 2 कंपनियां अब सक्षम हैं, वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। दूसरी बात है कि पूरा विश्व अब 5G की तरफ चला गया है। कोरिया, चाइना, अमेरिका में भी लॉन्च हो रहा है और हमारा तो अभी ऑक्शन या कुछ तैयारी नहीं है और ना हमारी कंपनीज के पास अब पैसा है कि वो बिडिंग कर सके। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो पॉलिसीज इस तरह की रहती हैं तो एक्सचेकर को भी, रेवेन्यू को भी लॉस है कि सरकार के भी पैसे नहीं बनेंगे, कंज्यूमर को भी लॉस है। आज के दिन में 5G हो, हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब वो एक सवालिया निशान आ जाता है कि इस सेक्टर में पैसे कौन लगाएगा, किस कीमत पे लगाएगा, क्या हर्डल रेट है इस सेक्टर में पैसे कमाने के। और अगर 2 कंपनियां ही रह जाती हैं तो ये फिर कंज्यूमर को कितनी हानि होगी इससे कि वो कंज्यूमर की प्राइसिंग किस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम। इसको मैं कहूंगा कि सरकार की रणनीति होनी चाहिए कि किस तरह से कंपटीशन बढ़ाया जाए, किस तरह से कंज्यूमर को बेस्ट सर्विस दी जाए। और ये मैं नहीं कहता कि फ्री में दी जाए, बट एक वाजिब दाम पे कंज्यूमर को अच्छी सर्विस दी जाए। और जो भी 5G जिस तरह आ रहा है उसका एक बहुत डिसरप्टिव प्राइसिंग करना पड़ेगा। सरकार को एक इनोवेटिव प्राइसिंग लाना पड़ेगा। ऑक्शन में तो कोई बिडिंग करने के लिए सक्षमता होगी नहीं या एक कंपनी बिड कर पाएगी, जिससे फिर मोनोपोली बन जाती है। तो ये काफी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। ओवरऑल सेक्टर के लिए फिर से संकट की घड़ी दिखती है। यही है कि अगर स्ट्रांग हैंड्स आए, फॉरेन कैपिटल रेस करके लाया जाए। सेक्टर सनराइज सेक्टर है, बहुत पैसे बना सकते हैं इस सेक्टर में, बट राइट इक्विटी टू डेट के माहौल में, जैसे एविएशन में अगर आपका डेट ही डेट है, इक्विटी कम है, हमने देखा कंपनियां एंड ऑफ द डे गिरी गई। और टेलीकॉम में भी यही है कि डेट बहुत ले लिया कंपनियों ने, इक्विटी जुटाना बहुत जरूरी था। वो अब 2 कंपनियों ने कर लिया, वो सुदृढ़ खड़ी हैं, वो सरवाइव कर जाएंगी, बट बाकी का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा पवन जी, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहता हूं, वो ये कि भाई जैसा ये कहा कि भाई जो भी आईबीसी वाले मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो एनसीएलटी तय करे। अगर सपोज एनसीएलटी ने कह दिया कि जो भी हमने आईबीसी के तहत आपको कोई कंपनी किसी ने खरीदी है, कोई स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी जिसने खरीदी है उसकी होगी। अगर ये फैसला आ गया तो फिर से नई लायबिलिटी खड़ी हो गई इन कंपनी पर, या वो ये कह ही सकते हैं एनसीएलटी वाले भाई कि जब आपने ये कंपनियां खरीदी थी तब आपको पता ही था एजीआर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इसका डिसीजन आना बाकी है, किसी भी तरह का आ सकता है, तो आपने सोच समझ के ये रिस्क ली। एनसीएलटी का क्या रुख हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर एनसीएलटी ने ये कह दिया कि नहीं कंपनी को भरना पड़ेगा पैसा एजीआर का जिन्होंने खरीदा है, तो क्या होगा सर? देखिए, जो कंपनी एनसीएलटी में होती है और उनका इस तरह का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है, तो उसमें ये जो कंपनियां जो इसको टेक ओवर करती हैं या रिवाइवल करती हैं, वो कंपनियों को आप बर्डन कम नहीं बना सकते। वो कंपनियां कभी गैप बिल नहीं करती। वो कंपनियां हमेशा अप फ्रंट बात करके सीओसी की मीटिंग में जो फाइनल होता है, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है, उसके बाद वो अप्रूवल देती हैं, उसके बाद ही वो ले सकती है। अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं तो वो इसमें आगे नहीं बढ़ते। तो अगर आप पास के जितने भी मैटर देखो, चाहे भूषण का जो टाटा ने लिया या कोई भी कंपनी आप देख लो,
GFSW ने लिया, उन सब में उनको बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्या हेयर कट मिलेगा और कंपनी में फ्यूचर में क्या होगा। तो ये AGR वाला जो इशू है वो इशू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें अभी बहुत सारे डिस्प्यूट नए खड़े होंगे। जिन लोगों ने बिडिंग करी और जिन्होंने रिवाइवल की बात करी, क्योंकि हर बैंक चाह रहा है कि उसका रिवाइवल, उसको जो भी इसमें तो कुछ मिल रही नहीं है तो कुछ तो मिल जाए। तो मेरे हिसाब से NCLT को बहुत टफ रहेगा टू डिसाइड दिस वे कि जिन्होंने कंपनी दी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जिम्मेदारी अभी सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल नहीं कर पाया इसमें और ये अभी भी इशू बन रहा है, तो हाउ दीज पीपल जो आपको सर्वाइव करने के लिए आगे आए उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो एक बहुत बड़ा पेंटारा बॉक्स मेरे खास हिसाब से बन जाएगा ये, क्योंकि इस पर डिसीजन कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे जो सारे गेस्ट हैं, मैं आपके साथ में एक क्विक पोल करना चाहता हूं। आपको ABC 3 में से एक चुनना है और चाहे तो मैं D भी दे दूं, 4 ऑप्शन देता हूं। ये AGR की जो पूरी समस्या है, ये समस्या किस चीज की है? कंपनियों को पैसे की कमी है, या नीयत नहीं है देने की, या फिर कानून और नियम अस्पष्ट है, साफ नहीं है, या D नोटा, इनमें से कोई भी नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि क्या वाकई में पैसे की कमी है, दूसरा वाकई में नीयत की कमी है, तीसरा वाकई में कानून साफ सुथरे नहीं जिससे पता नहीं चल पाया कि करना क्या है इतने सालों तक, और चौथा ये इन तीनों में से कोई भी कारण नहीं है। बग्गा साहब, आप शुरुआत कीजिए। ABCD क्या है आपका फैसला? मैं नंबर C कहूंगा। बहुत हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है विद वेरी हाई कैपेक्स, और बदलते रहते हैं इनके ट्रेंड्स, और ऑब्सोलीट हो जाता है टेक्नोलॉजी। तो बहुत मुश्किल है ये कंपनियां चलाना अनलेस आपके पास ह्यूज डीप पॉकेट्स हो। बट ये आप देखिए, AT&T पूरा स्टडी करिए अनिल जी, 50 साल पहले जो US ने बेबी बेल्स बनाए थे और AT&T को स्प्लिट अप किया था क्योंकि मोनोपोली हो गया था। पैसे भी बहुत बनते हैं, तो इसको चलाना है, यूटिलिटी की तरह चलाना है। कंपनियों ने ओवर पे किया ऑक्शंस में, सरकारें भी ग्रीडी थी, कंपनियों ने ओवर एस्टिमेट किया और इतना इक्विटी नहीं लेके आए, और रूल्स बहुत बदलते रहे। तो मैं नंबर 3 लूंगा अनिल जी। ओके। शर्मा साहब, आपकी क्या राय है? क्या सही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल क्लियर है सर। C फॉर कैट। ओके। और अब कैट के गले में घंटी बन चुकी है। जी जी जी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना डिसीजन दे दिया है, तो स्थिति अब साफ है। पवन कुमार विजय साहब, आपको क्या लगता है इनमें से क्या चीज सही है? नियत, पैसा, या फिर नीतियां सही नहीं, साफ नहीं? नो डाउट मेरा वोट भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जब ये AGR वाला इशू आया था तो मुझे लगता है कुछ कंपनी का मैनेजमेंट का जो प्लान था वो उसमें भी कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि जब शुरू में जब AGR का सजेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये क्या हुआ कि आप आज जो कलेक्ट कर रहे हो वो आप जैसे हम हाईवे का करते हैं उसी तरह आप कलेक्ट करके आपको 10 साल में 5 साल में देना है। तो ये प्लान तो उन लोगों को सबको मालूम था, लेकिन साइमल्टेनियसली तो इसमें मेरा पॉइंट ये है कि कंपनी नीयत खराब की बात नहीं है, कंपनी ने उसको कैलकुलेट नहीं किया और उसको फायर कर दिया C वाले ऑप्शन में, जहां मल्टीपल लॉ, बार बार लॉ चेंज होना, बार बार चीजें होना, एक्सपेक्टेशन जगाना कि अब ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट का रोल है या रेगुलेटर का रोल है और जो इंडस्ट्री का रोल है, उसमें सब में इस तरह का कंफ्यूजन हो गया कि अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं। तो मेरा वोट भी C पे ही जाएगा। ओके। जैन गुप्ता साहब, आप क्या मानते हैं सर? मैं बाकी अपने दोस्तों से अलग कैसे हो सकता हूं, तो मैं भी C बोलूंगा, लेकिन मेरे कारण में ये है कि एक तो हमारा माइंडसेट जो है हमारी कंपनियों का, वो ये है कि जो कानून है इसको देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। ये एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा है लॉ की क्लैरिटी। आप लॉ की क्लैरिटी का सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए कि DOT ने गेल को 1,00,000 करोड़ का नोटिस भेजा था AGR ड्यूज पास। तो जब कानून बनाने वाले को ही नहीं मालूम है कानून क्या है, तो आप भगवान बता सकता है। मतलब
आखिर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ये नोटिस कैसे इशू किया, और कोर्ट ने यहां तक बोला कि आप उस आदमी को प्रोड्यूस कीजिए जिसने ये नोटिस इशू किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कानून जो है हम समझते नहीं है कि क्या बना रहे हैं हम। और दूसरा है, हमारी कंपनी जो होती है वो बोलती है ठीक है मैनेज कर लेंगे, देखो जब तक चल रहा है काम चलाओ, देखेंगे बाद में। तो ये जो अजगर खड़ा हुआ, ये इस एटीट्यूड से खड़ा हुआ है कि देखो मैनेज कर लेंगे, हो सकता है कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमको कानून की क्लैरिटी और इम्प्लीमेंटेशन, डीओटी को ये चीज इतने साल पेंडिंग ही नहीं रखनी चाहिए थी, कंपनी को पेंडिंग नहीं रखनी चाहिए, और हमारे लीगल सिस्टम को जल्दी से जल्दी डिसीजन लें। आप पूरी सब जगह उठा के देख लो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज आप कुछ करो और जो जजमेंट मिलेगा, हो सकता है कि मतलब 50% लोग उस टाइम जिंदा ही नहीं रहते हो कि जब जजमेंट उनके फेवर में आता होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे लीगल सिस्टम की है। ये बहुत जरूरी इस टाइम पे आ गया है कि हमको अपना लीगल सिस्टम करना चाहिए कि कोई भी केस 2 या 3 साल से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो 20-20 साल तक आदमी जजमेंट के लिए इंतजार करता रहता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा ये आप चारों से सवाल पूछने के पीछे मकसद ये था कि एक चीज सबके सामने लाई जाए कि असली मुद्दा क्या है, और मुद्दा जो निकल कर आता है इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, यही चीज जो चाहिए, जो लोग हिंदुस्तान में कामकाज करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी हिंदुस्तानी कंपनियां हो चाहे वो बाहर की कंपनियां हो। अगर आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं है तो लीगल इश्यूज आएंगे और फिर वो लीगल इश्यूज इसी तरह से लड़ते दिखेंगे। और जयंत गुप्ता साहब ने बहुत सही बात कही। अब अगर इसी मामले को लेकर गेल और पीएफसी, आरईसी, कौन सी जो सारी कंपनियां थी, अगर इनको नोटिस जाते हैं कि आपके भी इतने 1000 करोड़ बकाया है, तो मतलब ये तो बिल्कुल वो मतलब वैसे वाली बात है। क्या इसके लिए जो क्या कहें, मतलब वो वैसा है। तो अल्टीमेटली अगर पॉलिसी साफ होंगी, क्लियर होंगी और एकदम टू द पॉइंट होगी, जिसके कोई दो मतलब न निकाल सके, तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी पहले दिन से टेलीकॉम कंपनियों को भी रहेगी, सरकार को भी रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी रहेगी, और तब इस तरह के कोई झगड़े टंटे होंगे नहीं। न बैंक्स के लोन पर आंच आएगी, न कंपनियां डूबेगी, न ही कंपटीशन कम और खत्म होगा। ये एक बड़ा लेसन सबक है जो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी है, जो हमें सीखना चाहिए। और कॉर्पोरेट इंडिया को भी ये सीखने की जरूरत है कि आप अगर कोई लायबिलिटी है तो उसे कारपेट के नीचे न छुपा दें कि ठीक है जब होगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तो जाने दीजिए, अभी क्यों देना है। लड़ेंगे, लड़के देखेंगे बाद में क्या कुछ होता है, कुछ मैनेज करेंगे, कुछ सेट करेंगे। ये जो मेंटेलिटी है इससे भी कंपनियों को दूर आना चाहिए। और साथ ही सरकार की तरफ से भी ये होना बहुत जरूरी है कि जो भी रूल्स हैं, नियम है, वो एकदम इस तरह से क्रिस्टल क्लियर हो कि उसके कोई दो मतलब न निकाल पाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें सिर्फ इस तरह के मामलों की कवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा देखना नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी कंपनियां इतने बड़े तरीके से इतने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, और उस फैसले का इंतजार सारे इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, एम्प्लॉइज को, जो लाखों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर असर डालने वाला है। तो ये था आज का एजीआर मामले पर पूरा कवरेज जी बिजनेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत गुप्ता साहब, अजय बग्गा साहब, वीके शर्मा साहब, संजीव वसीम साहब और पवन कुमार विजय साहब, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पूरा विश्लेषण हमें देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।